हाय गाइज, वेलकम टू इटर्नल स्टडी पॉइंट। आज से मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की सीरीज को शुभारंभ करने जा रहा हूं। इसमें हम लोग 66 से लेकर 38 बीपीएससी एग्ज़ाम को हल करेंगे। साथ ही प्रत्येक विषय के प्रश्नों की अलग श्रृंखला चलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इतिहास के प्रश्नों को 66 से लेकर 38 बीपीएससी एग्ज़ाम तक पूरा कवर कर लेने के बाद ही दूसरे विषय के प्रश्नों की श्रृंखला चलेगी। इससे आप लोगों को पढ़ने समझने में भी आसानी होगी। आज हम दोस्तों 66 बीपीएससी प्री पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत हम हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे। यह पेपर जो है 27 दिसंबर 2020 को आयोजित किया गया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज आप सभी लोगों को ये श्रृंखला पसंद आएगी। चलिए आज के पहले श्रृंखला के इस वीडियो को आरंभ करते हैं और आते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, प्राचीनकारी या पिटरा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? यहाँ पर आप लोगों के लिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। आइए जानते हैं पिटरा ड्यूरा क्या है। एतमादुद्दौला के मकबरे में सबसे पहले पिटरा ड्यूरा का प्रयोग किया गया था। यह मकबरा इसकी पुत्री नूरजहां ने बनवाया था, जो जहांगीर की पत्नी थी। अगर हम पिटरा ड्यूरा की बात करें पिटरा ड्यूरा या पच्चीकारी संगमरमर के पत्थरों पर सोने, हीरे, जवाहरात एवं अन्य बहुमूल्य पत्थरों से की गई जड़ावट को कहा गया है। यह मकबरा पूर्णतः संगमरमर से निर्मित प्रथम मकबरा माना जाता है। तो आप लोगों को समझ में आया पिटरा ड्यूरा किससे संबंधित है। इन 5 ऑप्शन में पहला ऑप्शन सही है। दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना ही पिटरा ड्यूरा कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? सम्राट अकबर ने चित्रकला एवं अपनी दस्तावेजों के सुलेखन के लिए एक विभाग की स्थापना करवाया। उसने औपचारिक कलात्मक स्टूडियो की भी स्थापना की, जिसे तस्वीर खाना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तस्वीर खाना। जहां कलाकारों को वेतन पर रखा गया था और उन्होंने अपनी शैलियां विकसित की। अकबर चित्रकला को अध्ययन और मनोरंजन के साधन के रूप में देखता था। वह कहा करता था, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो चित्रकला से घृणा करते हैं। इस प्रकार आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब तो चुन लिए होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? बंगाल के प्रथम गवर्नर
कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने बक्सर का युद्ध दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। क्लाइव ने बक्सर के युद्ध में सफलता के बाद 1765 में द्वैध शासन लागू किया, जो 1772 तक चलता रहा। जब वारेन हेस्टिंग आया है, वारेन हेस्टिंग्स 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स आया तो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। आइए जानते हैं द्वैध शासन प्रणाली किसे कहते हैं। क्लाइव ने दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय अपने पास रखे। क्या क्या रखा? प्रशासन, राजस्व वसूली और दीवानी न्याय अपने पास रखा। कौन? क्लाइव ने। और आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय एवं समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिया। नवाब पर क्या क्या छोड़ा? आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखें, फौजदारी न्याय। अर्थात क्लाइव ने प्रशासन का अधिकार ले लिया लेकिन उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों को अलग कर दिया गया। इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव ने प्रारंभ किया था, लागू किया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? नरेंद्रनाथ दत्त ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। अमेरिका जाने से पहले खेतड़ी के राजा, कहाँ के राजा? खेतड़ी के राजा के सुझाव पर नरेंद्र दत्त ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। अमेरिका में शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाषण दिया और पूरे विश्व में प्रसिद्धि पाई। यहाँ विवेकानंद ने सभी धर्मों के एकता के विषय में कहा था। जिस प्रकार सभी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर के मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। इन्होंने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को समस्त विश्व के सामने रखा और कहा कि पूरे विश्व को इस क्षेत्र में भारत से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। इन्होंने फिर पेरिस में हुए दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया था। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के सामने प्रश्न यह था कि 1919 ईस्वी के एक्ट द्वारा घोषित विधान परिषदों के चुनाव में भाग लिया जाए अथवा नहीं। 1919 का जो अधिनियम आया था उसके तहत विधान परिषद के गठन की चर्चा चल रही थी, तो इसी पर जो है मतभेद हो गया। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, CR दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इन सभाओं में प्रवेश कर असहयोग की बात रखी। ये लोग क्या कहलाए?
वादी कहलाए, यानी चेंजर्स कहलाए। परंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, एन.जी. रंगा आदि नेताओं ने परिषदों में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया और ये लोग अपरिवर्तनवादी कहलाए, यानी नो चेंजर्स कहलाए। दिसंबर 1922 ईस्वी में गया में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। इसमें काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया, किंतु परिवर्तनवादियों ने हार नहीं मानी। मार्च 1923 को इलाहाबाद में अपने समर्थकों का अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया और एक नई राजनीतिक पार्टी स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। यह तय किया गया कि नई पार्टी कांग्रेस के अंदर ही रहकर चुनाव लड़ेगी और इस प्रकार स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष C.R. दास बने और इसके महासचिव मोतीलाल नेहरू। अब आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, C.R. दास एवं मोतीलाल नेहरू। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो यानी कि नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की थी? नील उत्पादकों ने किसानों को जबरन नील की खेती करने के लिए बाध्य किया, जबकि किसान अपनी भूमि पर चावल और अन्य अनाज उपजाना चाहते थे, जिसकी उन्हें बेहतर कीमत मिल सकती थी। अपनी आर्थिक मांगों के लिए किसानों ने जो संघर्ष किया, उसमें नील आंदोलन सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख है। क्या है दोस्तों? नील आंदोलन। नील आंदोलन की ही चर्चा की गई है नील दर्पण में। नील दर्पण के सफलता का सबसे बड़ा कारण समाचार पत्रिका था। हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी एवं नील दर्पण के संपादक थे दीनबंधु मित्र। हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी तथा दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण, जिसमें नील किसानों के शोषण को बारीकी से उभारा गया है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दीनबंधु मित्र। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? 22 जनवरी 1760 का दिन था। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में घमासान वांडीवास का युद्ध हुआ। इस आयरकोट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? आयरकोट कर रहे थे, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे काउंट लाली कर रहे थे। इस वांडीवास युद्ध में फ्रांसीसी सेना पराजित होती है। युद्ध के समापन पर पेरिस की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? पेरिस की संधि 1763 में। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रांसीसी के खिलाफ अंग्रेजों ने वांडीवास का युद्ध लड़ा था। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में प्रथम पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? आपने सुना होगा मार्ले मिंटो एक्ट 1909 ईस्वी में। तत्कालीन भारतीय सचिव मार्ले जो थे वे भारत के उस समय सचिव थे और ये वायसराय थे। मिंटो वायसराय थे भारत के।
ने सुधारों का भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट का मूल उद्देश्य नरम दल को अपनी ओर आकर्षित करना था, परंतु गहरा उद्देश्य मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति प्रदान कर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना था। अंग्रेजों की यही नीति कालांतर में भारत के विभाजन का कारण बनी, यानी कि धर्म के आधार पर बांटना चाहते थे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? सबसे पहले जान लेते हैं कि वो क्षेत्र कौन से हैं जहां पर बुद्धो भगत ने कोल विद्रोह किया था। ये बिहार है और ये झारखंड। तो यहाँ पर स्थित है राजमहल की पहाड़ियाँ, इन दोनों राज्यों के बीच में। यहीं पर एक स्थान का नाम है सिंह भूमि। क्या नाम है दोस्तों? सिंह भूमि। यहीं पर कोल विद्रोह बुद्धों ने किया था। इसका क्षेत्र था छोटा नागपुर पठार और इसके नेता थे, इस कोल विद्रोह के नेता थे बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण। कौन थे? गंगा नारायण। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा, ओरांव, हो, महाली आदि जनजातियां निवास करती थी। इन्हें मैदानी लोग कोल के नाम से जानते थे। क्या, किस नाम से? कोल के नाम से जानते थे। इस विद्रोह का कारण क्या था? इस इलाके के जमींदार व ठेकेदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाना था। साथ ही अंग्रेजों द्वारा लागू भू राजस्व व्यवस्था और छोटा नागपुर के राजा द्वारा स्थानीय आदिवासियों को भूमि ना देकर दिकू यहाँ शब्द आया है। दिकू जो बाहरी लोग हुआ करते थे उनको दिकू कहते थे। दिकुओं को उच्च लगान पर भूमि देने के कारण कबीले के सरदार व अन्य आदिवासी अपनी सत्ता और भूमि से वंचित हो गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह सिंह भूमि, पलामू, हजारीबाग, मानभूमि आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला था। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंह भूमि। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार के प्रमुख नेता शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के 80 वर्षीय नेता थे बाबू कुंवर सिंह। जो बिहार में आंदोलन के केंद्र बिंदु थे। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला और दिसंबर 1858 ईस्वी तक युद्ध जारी रखा। अंत में विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ने यहाँ के विद्रोह को दबा दिया। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कुंवर सिंह। यह बीपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, यह कई बार रिपीट हुआ है। आज के लिए दोस्तों इतना ही।
इस तरह से आज के 10 प्रश्नों के उत्तर श्रृंखला समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।